इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम पहले जानने वाले, देखो वैसे तो पार्ट नंबर 3 है आपका, ठीक है। इसमें हम जानने वाले सबसे पहले डिफरेंस कि एकाधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बीच में डिफरेंस होता क्या है। मैंने आपके सामने भी 5 पॉइंट लिखे, अभी मैं 4-5 पॉइंट और लिखने वाला हूँ। 4-5 तो नहीं, बट 3-4 पॉइंट मैं और लिखूंगा इसके बाद। तो पहले मैं इनको पढ़ा देता हूँ और देन उसके बाद फिर मैं अगले 3-4 पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिल जाए, ठीक है ना। एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको लिए मिल जाए और फिर आप अच्छे से पेपर में क्या इसको अटेंड कर सको। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है और एकाधिकार बाजार क्या होता है, डिफरेंस देख ले फटाफट से। जिसने पहले की वीडियोस पढ़ी होगी ना, उनको डिफरेंस एक बार में समझ में आ जाएगा, एक ही बार में, क्योंकि मैंने वही लाइनें यूज करी है जो मैंने अब तक पढ़ाई है। क्लियर है? तो जितना भी अब तक पढ़ाया है सब मिक्स होने वाला है। देखो कैसे, सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो एकाधिकार बाजार क्या होता है? उसने बोला बाजार की वह अवस्था, उसने बोला बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है, सिर्फ एक फर्म होती है यहाँ पे, यानी एक ही विक्रेता होता है, ठीक है। वह जिस वस्तु का उत्पादन करती है बाजार में उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती। तो यह बाजार की वह अवस्था है जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है, ठीक है। वह जिस वस्तु का उत्पादन करती है बाजार में उसकी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती। ये बात समझ में आ गया। तथा उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? एकाधिकार बाजार कहते हैं। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। क्लियर हो गया? तो मैं डेफिनेशन चेंज नहीं करता हूं, मैं वही लिखता हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो मैंने क्या बोला? बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है, वह जिस वस्तु का उत्पादन करती है बाजार में उसके निकटतम कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती, और उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। तो ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। जबकि बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में, कैसे बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो एक समान, क्या लिखा हुआ है? एक समान वस्तुओं का एक समान कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पे जो एक समान कीमतें देखने को मिलेगी और एक समान वस्तुएं भी देखने को मिलेगी, जिनको समरूप वस्तुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप वस्तुएं भी कहते हैं। तो बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, जो एक समान वस्तुओं का, नहीं एक जैसी वस्तुओं का तथा एक समान कीमत पर क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं, तथा जहां पर फर्मों के आने जाने की क्या पाई जाती है? स्वतंत्रता पाई जाती है। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली तो नीचे के पॉइंट तो वैसे ही अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार कि बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में केवल एक ही फर्म पाई जाती है, वह जिस वस्तु का उत्पादन करती है बाजार में उसकी कोई भी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती, और नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है? यहाँ पे प्रतिबंध होता है। जबकि यहाँ पे मैंने बोला कि बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तु के क्रेता विक्रेता बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जो एक समान वस्तु यानी समरूप वस्तुओं में डील करते हैं, एक समान कीमतों पर डील करते हैं, ठीक है, और जहां पर फर्मों के आने जाने की क्या पाई जाती है? स्वतंत्रता पाई जाती है। ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आता है पॉइंट नंबर 2, यानी डिफरेंस का जो दूसरा आधार है वो आपका क्या है। तो उसमें लिखा हुआ है विक्रेताओं की संख्या, यानी विक्रेता कितनी होंगे, फर्में कितनी होंगी। तो उसमें केवल एक ही विक्रेता होता है, यानी एक ही फर्म होती है। एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है। क्या ये डेफिनेशन से पॉइंट निकला? नहीं निकला? निकला, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की जो संख्या होती है, यानी बेचने वालों की जो संख्या होती है, वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3, प्रतिस्थापन वस्तु, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसने बोला एकाधिकार बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होता है, यानी अभाव पाया जाता है। इसका मतलब आपको निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं मिलेगी। अगर उसके पास जो फर्म है उसके पास अगर लाइफबॉय साबुन रखा है तो आपको वही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरा डिटॉल जो भी होते हैं, निरमा एंडॉल जो भी आते होंगे साबुन, वो आपको नहीं मिलने वाले। वहां पे सिर्फ एक ही तरह का साबुन मिलेगा जो उसके पास है, क्योंकि दूसरी कोई फर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, दूसरा कोई विक्रेता यहाँ पे है ही नहीं। जब दूसरा विक्रेता ही नहीं है तो फिर इसका मतलब कहां जाओगे फिर? तो इसी से लेना पड़ेगा जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिस्थापन वस्तु ने सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान वस्तुएं आपको जगह जगह मिल जाएगी। एक समान वस्तुएं जिसको हम क्या बोलते हैं? समरूप वस्तुएं कहते हैं, वो पाई जाती है। तो यहाँ पे एक समान वस्तुएं नहीं समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता, इसने बोला एकाधिकार बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि एकाधिकार बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। इसका मतलब नई फर्में यहाँ पे नहीं आ सकती, अर्थात फर्मों के प्रवेश पर क्या लिखा हुआ है? फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन पर नियंत्रण होता है, यानी फर्मों के एंट्री और एग्जिट पर क्या होता है? नियंत्रण होता है।
जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के आने जाने की क्या पाई जाती है, स्वतंत्रता पाई जाती है, अर्थात फर्मों के प्रवेश यानी एंट्री और एग्जिट बहिर्गमन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, यहाँ पे नई फर्में प्रवेश कर सकती है, यानी फर्में आ भी सकती है और जा भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं इस वाले में, जबकि इसमें नहीं कर सकती ऐसा कुछ। क्लियर। उसके बाद कीमत निर्धारण की अगर हम बात करें तो एकाधिकार बाजार में फर्म का अपनी वस्तु की पूर्ति एवं कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो एकाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्म का अपनी वस्तु की पूर्ति एवं कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी पूरा नियंत्रण होता है, जिसके कारण फर्म स्वयं खुद से कीमत का निर्धारण करती है, ठीक है, ये याद रखना। इसमें यानी कीमत खुद से सोचेगी जो करना है, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या बोला हमने, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। कौन करता है? उद्योग करता है, यानी उद्योग कीमत का निर्माता होता है, यानी उद्योग कीमत को निर्धारित करता है और फर्में कीमत को क्या करती है, स्वीकार करती है, यानी उद्योग ने जो कीमत तय की है फर्म उस कीमत को मानती है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कीमत निर्धारण में कि एकाधिकार बाजार में फर्म का अपनी वस्तु की पूर्ति एवं कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसके कारण फर्म स्वयं कीमत का क्या करती है, निर्धारण करती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। कौन करता है? उद्योग करता है, और फर्में उद्योग द्वारा तय की गई कीमत को क्या करती है, स्वीकार करती है, यानी फर्मों को कीमत स्वीकार करना होता है, वो कुछ नहीं कर सकती उसके अलावा। क्लियर। तो 5 पॉइंट हो गए, मैं इसको भी आगे बढ़ाने वाला हूं, फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब आगे देखिए, इसमें 4 पॉइंट मैंने और लिख दिए। पहला, कीमत विभेद की बात कर लेते हैं। तो एकाधिकार बाजार में प्राय कीमत विभेद पाया जाता है, यानी यहाँ पे कीमत विभेद यानी कीमत अलग अलग हो सकती है। यहाँ एकाधिकारी एक समान वस्तु की, यानी एक ही जैसी वस्तु है, उसकी भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग कीमत वसूल करता है, यह कर सकता है, ठीक है ना। तो करता है, कर सकता है, लिख सकते हो आप, कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार में प्राय कीमत विभेद पाया जाता है, यहाँ पे कीमत विभेद होता है। यहां एकाधिकारी एक समान वस्तु यानी एक जैसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत वसूल कर सकता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत एक समान रहती है। कैसी होती है? एक जैसी होती है, अर्थात यहाँ कीमत विभेद नहीं पाया जाता है। यहाँ पे कीमत विभेद आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेटा देखो, इतने सारे पॉइंट लिखवा दिए, काफी अच्छा खासा डिफरेंस आप पेपर में लिख के आ सकते हो, ठीक है, इतने पॉइंट लिखने के बाद। क्लियर हो गया। उसके बाद फर्म व उद्योग में अंतर। तो एकाधिकार बाजार में फर्म व उद्योग के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता भाई? क्योंकि उद्योग में केवल एक ही फर्म होती है, एक ही तो विक्रेता होता है, तो कोई यहाँ पे अंतर नहीं, वही उद्योग वही फर्म, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि उद्योग में केवल एक ही फर्म है, तो उद्योग और फर्म के बीच में यहाँ पे कोई अंतर नहीं रह पाता विद्यमान, ठीक है ना। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म व उद्योग में अंतर विद्यमान रहता है। यहाँ उद्योग कीमत निर्धारक होता है। उद्योग क्या होता है? कीमत निर्धारक होता है, और फर्म क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया कि एकाधिकार बाजार में प्राय कीमत विभेद पाया जाता है। यहाँ पे एकाधिकारी एक समान वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत वसूल कर सकता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत एक समान रहती है, अर्थात यहाँ कीमत विभेद नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बोला एकाधिकार बाजार में फर्म व उद्योग के बीच में कोई अंतर नहीं रहता। यहाँ पे कोई अंतर नहीं उनके बीच में, बट यहाँ पे उद्योग और फर्म के बीच में अंतर विद्यमान रहता है, होता है, क्योंकि उद्योग तो कीमत निर्धारक है, कीमत को तय कर रही है, और फर्म कीमत को स्वीकार कर रही है। क्लियर हो गया। अब लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा। मांग वक्र, क्या लिखा हुआ है? मांग वक्र लिखा हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया कि एकाधिकार बाजार में मांग वक्र का जो ढाल होता है ना बेटा, वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों? क्योंकि एआर कर्व को फर्म का डिमांड कर्व कहते हैं। तो एआर कर्व को देखो, वो नीचे की ओर गिर रहा है, देखो ऐसे गिर रहा है, देखो ये, ठीक है। तो एआर कर्व जो होता है फर्म का डिमांड कर्व होता है, और उसका ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तथा कम लोचदार होता है। कम लोचदार का मतलब होता है इकाई से कम लोचदार, तो 1 से कम है। तो ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की लोच, वो क्या आपकी 1 से कम है, इकाई से कम को कहते हैं कम लोचदार। क्लियर। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र का जो आकार होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है बेटा, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ये हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। और यहाँ पे AR बराबर MR बराबर P बराबर D होता है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और ये या पूर्णतः लोचदार प्रकृति का होता है। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या? ED, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी बोलते हैं ना, तो इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट बोलते हो ना वैसे, वही एक समझ लो।
तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र का आकार एक्स अक्ष के समानांतर या पूर्णतया लोचदार प्रकृति का होता है। क्लियर हो गया? तो ये पूर्णतया लोचदार है, एक्स अक्ष के समानांतर। क्लियर हो गया? तो तकरीबन हमारे पास 9-10 पॉइंट हो गए, जिससे काफी अच्छा डिफरेंस उभर के निकल के आ जाता है। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा आपको। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं बेटा।